चलो टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी। हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए इंटरनल एनर्जी। वर्क की बात कर ली थी हम लोगों ने, थोड़ी सी हीट की बात भी थोड़ी हो गई थी। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? इंटरनल एनर्जी की। पहले डेफिनेशन लिखवा दे। यहाँ पे एक्चुअली हम लोग जो सिस्टम लेंगे, जो हमारा सिस्टम होगा वो सिस्टम होगा आपका थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में गैसियस मॉलिक्यूल्स का, गैस मॉलिक्यूल्स का सिस्टम होगा। और ज्यादातर केसेस में हम लोग आइडियल गैस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आइडियल गैस। तो गैस से एसोसिएटेड बात होगी। तो यहाँ पे अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की हम लोग बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी होता है टोटल एनर्जी कंटेंट एसोसिएटेड विद द गैस मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए हमने 1 लीटर कोई गैस ले रखी है किसी सिलेंडर में, तो उसमें उसके मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड जितनी भी टाइप की एनर्जी होगी, सारे टाइप की एनर्जी को अगर हम कंबाइंड कर दें, सबको अगर कंबाइंड फॉर्मेट में बोलें तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। तो डेफिनेशन लिखिए। इंटरनल एनर्जी इज टोटल एनर्जी associated with gas molecules। गैस के मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। अब मेजर वे में अगर बोलो आप, तो आप कह सकते हो टोटल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एडक्ट। टोटल एनर्जी को क्या कह सकते हो आप? काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का एडक्ट बोल सकते हो। नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया। अब ये जो आपकी टोटल एनर्जी है, इसको आप दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। मान लो सपोज ये कोई सिस्टम है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और इन गैस के मॉलिक्यूल्स में मान लो ट्रांसलेटरी मोशन ये कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी है, लीनियर मोशन, ट्रांसलेशनल एनर्जी है मान लीजिए इसमें। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में मान लीजिए कोई बॉन्ड एनर्जी भी है। इसके मॉलिक्यूल्स मान लीजिए रोटेशन कर रहे हैं, तो रोटेशनल एनर्जी भी हो सकती है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर बहुत हाई है, गैस के मॉलिक्यूल में हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन लो टेम्परेचर पे कंसीडर नहीं करते। अगर टेम्परेचर बहुत हाई है और उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी भी है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन वगैरह है, उनकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह लगाया, कोई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है।
तो जितने टाइप की भी एनर्जी इसमें होगी सबको टोटल को मिला के क्या बोलोगे आप? इंटरनल एनर्जी। और इसको यू या ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको? यू या ई से। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लोग कंसीडर करें तो U या E इज इक्वल टू क्या होगा? ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस बॉन्ड एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और भी हो सकते हैं, है ना, और भी फॉर्मेट हो सकते हैं, और किसी रीजन से इसमें एनर्जी है तो उसकी बेसिस पे नाम हो जाएगा। तो जितना भी टोटल एनर्जी कंटेंट है उस सिस्टम का, उसको आप क्या बोल दोगे? उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी। उस सिस्टम की क्या हो जाएगी वो? इंटरनल। क्लियर है बात इतनी? अब पिछली स्लाइड पे हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती किस वजह से है? काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो ड्यू टू मोशन होता ही है ये। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो पोटेंशियल एनर्जी होती है चेंज इन इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में बढ़ रहा है घट रहा है, उसकी बेसिस पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है? ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इतने सारों का काम नहीं है अपने को, मेन मुद्दे की बात पे आ रहे हैं धीरे धीरे। नोट हो गया? हाँ, रोटेशनल। अब देखो, इंटरनल एनर्जी की बात कर ली, जितने तरीके की एनर्जी है सबको हमने एड अप कर लिया है ना। ये मान लो सारी की सारी, मान लो ये काइनेटिक एनर्जी थी, तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म भी एड अप होगा, तब वो क्या बनेगी? इंटरनल एनर्जी। अभी तक पूरे सिस्टम में, पूरी जगह पे, सारी जगह पे कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप नहीं हो पाया है जिससे कि किसी सिस्टम की पूरी इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट की जा सके। तो इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना एक्यूरेटली डिफिकल्ट टास्क है, अभी तक वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए, क्वेश्चंस को या प्रॉब्लम से डील करने के लिए, अगर हम बात करें यू या इंटरनल एनर्जी की, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की कैलकुलेशन ये डिफिकल्ट है, या हम ये भी कहते हैं अभी तक तो निकाल नहीं पाया है कोई, इम्पॉसिबल है। तो बोलेंगे फिर ये पढ़ क्यों रहे, इसका क्या यूज करेंगे? तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है कि हम लोग निकाल लेते हैं, ये निकाल सकते हैं हम चेंज इन इंटरनल, क्या निकालते हैं? चेंज इन इंटरनल। ये कैलकुलेशन पॉसिबल।
यू की वैल्यू एब्सोल्यूट निकालनी हो तो इम्पॉसिबल है, वो नहीं निकल पाती है। बट अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो हम ये क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने लिखा था U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखा था ना टर्म। अगर हम चेंज लिखना चाहें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज प्लस काइनेटिक एनर्जी में चेंज, इससे निकाल सकते हैं हम। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो हम किसका ले रहे हैं, आइडियल गैस। हमने जो सिस्टम लिया है वो लिया है आइडियल गैस का। आइडियल गैस के केस में एक चीज होती है कि इंटरैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ये सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन सेम टू सेम है, चेंज नहीं होगा सिचुएशन के हिसाब से। तो अगर इंटरेक्शन सेम है तो इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, और अगर इंटरेक्शन सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब डेल्टा पी वाले टर्म को हम जीरो ले सकते हैं। अगर इंटरेक्शन सेम है तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा पी वाला टर्म अप्रॉक्स क्या हो जाएगा, जीरो। डेल्टा पी वाले टर्म को हम क्या ले सकते हैं, अप्रॉक्स जीरो कंसीडर कर सकते हैं। ये स्लाइड हो गई। हो गया, बाकी सबका हो गया। समृद्धि तुम्हारा काम बहुत लेट होता है, क्या बात है, तो बाकी भी समझते हैं। हो गया। अब P वाले टर्म को अगर हमने जीरो कर दिया तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा के ई लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी में change। अब ये वैल्यू डेल्टा U की जो ये वैल्यू निकाली गई है ये होती है F/2 nRT। F/2 nRT। अब F क्या है, N क्या है, R क्या है, ये सब डिफाइन करते हैं हम लोग एक एक करके। F हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। क्या है अभी ये समझाते हैं। N है आपका नंबर ऑफ मोल्स, R है गैस कांस्टेंट, T हो गया टेम्परेचर इन केल्विन, और यहाँ डेल्टा टी करो, टेम्परेचर एनआर डेल्टा टी। काइनेटिक एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी है सबका सम निकाल के ये वैल्यू निकाली गई, सबका सम निकाल के F/2 nR डेल्टा टी निकाला गया है। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है ये है एट लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे थोड़ा सा वैल्यू कुछ चेंज होगी, ये लो टेम्परेचर की कंडीशन। अगर टेम्परेचर लो लेते हो तो यहाँ पे F की वैल्यू लेंगे हम लोग 356। 356 क्या है ये समझा देते हैं। 356 F की वैल्यू क्या लेंगे, 356।
3 5 6 किस केस में 3 लेंगे, किस में 5, किस में 6? नहीं, एक नंबर नहीं है। एफ की वैल्यू 3 तब लेनी है जब गैस है लीनियर मोनो एटॉमिक। लीनियर बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे मोनो एटॉमिक है तो एक ही एटम है, मोनो एटॉमिक गैस है। लीनियर वर्ड हटा दो। हाँ, ये लो टेम्परेचर पे निकाला गया। ये पूरा डेरिवेशन लो टेम्परेचर के लिए। अभी बताते हैं क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम, बताते हैं एफ क्या है, क्या चीज है। अभी एक शॉर्ट में बता रहे हैं कैसे कैसे इसको यूज करेंगे। अगर गैस है मोनो एटॉमिक, जैसे हीलियम ले लिया, तो इसके लिए एफ की वैल्यू सीधे सीधे क्या रख देंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3। अगर गैस है डाई एटॉमिक, जैसे मान लो O2 गैस है, या लीनियर पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक तो है पर उसका शेप कैसा है, लीनियर है। जैसे CO2 का शेप अभी हमने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, कैसा होता है, लीनियर शेप होता है। पॉलीएटॉमिक है, 3 एटम हो गए मतलब पॉली हो गया। तो इसके लिए 5 लेंगे एफ की वैल्यू, 6 लेंगे नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक। जैसे SO2 था, बेंट शेप था, पॉलीएटॉमिक हो गया, और कैसा हो गया, बेंट शेप। ये तो शॉर्ट में आपको बता दिया, जो क्वेश्चंस में आपके काम आएगा। क्वेश्चंस में डिग्री ऑफ फ्रीडम की डिटेल आपके काम नहीं आएगी, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है वो तो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी आपके काम क्या आएगा, ये आएगा, आप गैस के मॉलिक्यूल्स के हिसाब से एफ रखोगे, है ना। ये जो फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी के लिए, ये कितने मोल्स के लिए है, n मोल्स के लिए आपने निकाला है। अगर मोल्स का नंबर क्या है, n है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, F/2 NR डेल्टा T। हाँ, पर्टिकुलर रहेगी। जैसे मान लो हीलियम का केस दे दिया, हीलियम गैस कंसीडर करना है, तो हीलियम कंसीडर करेंगे तो F की वैल्यू क्या ले लेंगे, 3। अगर हमने ले लिया डायटोमिक गैस O2 मान लो ले लिया, तो उसके लिए क्या लेंगे, 5 रख देंगे F की जगह पे। फिर SO2 ले लिया तो उसके लिए क्या रख देंगे हम लोग, 6 रख देंगे, इस तरह। लेकिन ये किस पे है, लो टेम्परेचर पे है। क्यों लो टेम्परेचर पे, अभी वो बात करें। अब ये फॉर्मूला हमारा बन गया, डेल्टा U इज इक्वल टू F/2 NR डेल्टा T। मान लो सिस्टम इस तरीके से हो कि टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो। अगर टेम्परेचर चेंज, नो टेम्परेचर चेंज, इसका मतलब डेल्टा T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर 0 हो गया, तो 0 हो गया तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, 0। तो कह सकते हो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। 3 या 3 से ज्यादा एटम्स, 3 बोलते ही पॉली आ जाएगा वो। तो कह सकते हो आइसोथर्मल के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी 0 हमेशा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज हमेशा क्या होगा, 0। अब ये फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, अब हम लोग समझ लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, एफ आया कहां से। गर्मी है ना, नहीं गर्मी सर्दी के चक्कर में ही तो मुझे जुकाम हो गया, नहीं तो
हेडिंग डालो डिग्री ऑफ फ्रीडम। खूब समझाया जाएगा आपको किसमें, डिग्री ऑफ फ्रीडम का काम आपको आएगा काफी सारा। कहाँ पे बताइए, फिजिक्स नहीं, थोड़ा सा समझ लो क्या दिक्कत। जैसा वर्ड से आपको पता लग रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब, जैसे मान लो कि आपको सोहम को आजादी दे दी गई कि सोहम आप अपने घर में भी रह सकते हो, मेरे घर में भी रह सकते हो, एक और कोई तीसरा घर है, 3-3 घर, तो इनके फ्रीडम के लिए 3-3 प्लेसेस हो गए ना, हो गए या नहीं हो गए। और घर जैसे ही आपको रहना है 3 जगह पे, तो आराम से क्या हो गया, 3 जगह मूव कर सकते हैं ये। इसी तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो मुझे कुछ कभी समझ में नहीं आए, बट लिख लो, अब डेफिनेशन है तो लिख लो। इट इज इंडिपेंडेंट टर्म्स इन इंटरनल एनर्जी। इट इज इंडिपेंडेंट टर्म्स इन इंटरनल एनर्जी। इंडिपेंडेंट टर्म्स इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास गैस का कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये हीलियम का मॉलिक्यूल है ना, हीलियम है, एक एटम है हीलियम का। तो अगर इसमें बात करो आप, तो हीलियम का एक एटम यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ सकता है, इस तरीके से लीनियर मोशन कर सकता है। किस तरीके का मोशन कर सकता है ये, किस तरीके का मोशन कर सकता है ये, लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन में अगर आप बात करो तो कितनी एक्सिस मिलती है, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस मिल सकती है इसको, 3 एक्सिस में लीनियर मोशन कर सकता है ना। किसी भी एक्सिस में कर सकता है ना। नहीं ये बात नहीं, नहीं गले नहीं उतर रही है। हाँ हाँ, नहीं नहीं सेम बात है, एक्सिस तो एक्सिस है। हाँ बोलो। केवल ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है वो। हाँ, ट्रांसलेटरी में केवल लीनियर को कंसीडर करते हैं ना, रोटेशन वगैरह को तो कंसीडर करते नहीं। तो ट्रांसलेटरी मोशन केवल कर रहा है ना। तो वो 3 एक्सिस में कर सकता है ना, एक्स में, वाई में और जेड में। एक ही मॉलिक्यूल कभी वो एक्स में दिख सकता है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, कभी वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, कभी जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे मूव कर सकता है ना। कर तो लीनियर मोशन ही रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। बादल तुमको जल्दी समझ में आ गई, बाकियों को नहीं आ रही है, ऐसा क्या है। बादल तो बादल है। हाँ, कर कौन सा मोशन रहा है ये, लीनियर मोशन। ठीक, अब मान लो दूसरे मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं। सपोज हमने कंसीडर किया O2 को, O2 को ध्यान से देखो, O2 मॉलिक्यूल को, ये O डबल बॉन्ड O है ना। तो इसमें आप क्या कह सकते हो, इसमें आप ये भी कह सकते हो कि लीनियर मोशन तो करेगा ही करेगा, ये मॉलिक्यूल लीनियर मोशन तो करेगा ही करेगा, ये रोटेशन भी कर सकता है ना। रोटेशन कैसे करेगा देखो, मान लो इसको एक्सिस मान ले ये, और इधर वाला घूम रहा हो, जैसे मान लो ये है आपका, हाँ ये आपका मॉलिक्यूल है ना।
ये आपका क्या है, मॉलिक्यूल है, ये एक O है और इधर एक O है। अब इसको बेसिस मान के, इसको एक्सिस मान के ये घूम रहा हो ऐसे, ऐसे घूम सकता है, घूम सकता है, तो इसको रोटेशन बोलेंगे ना। इस तरीके का मोशन भी कर सकता है ये, कि इस तरीके से O2 मॉलिक्यूल घूम रहा हो, रोटेशन बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। और कैसा रोटेशन हो सकता है इसमें, कोई और पॉसिबल है रोटेशन, ऐसे वाला कौन सा होता है, हाँ पूरे मॉलिक्यूल का रोटेशन, बॉन्ड की नहीं कर रहे, तोड़ वोड़ नहीं रहे, पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे मान लीजिए, एक लीनियर ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, तो ऐसे मूव कर सकता है ये। और कोई रोटेशन के चांसेस हैं, नहीं है। ऐसे भी कर सकता है ना, ऐसे वाले को काउंट नहीं करेंगे, क्यों, एक तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये तो सबको एक्सप्लेन हो रहा है ना, कि ऐसे एक को एक्सिस मान के रोटेशन कर रहा है। और मान लो इसको कंसीडर कर ले, इसको मान के, तो भी कर सकता है, कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसको एक्सिस मान के ऐसे ऐसे मोशन नहीं कंसीडर कर सकते, रोटेशन नहीं होगा। एक ही बात, ध्यान से देखो, एक ही बात कहाँ है, इसको एक्सिस मान रहे हो एक पोजीशन को, और इसको घुमा रहे हो, वो तो एक को ही लेते हो, एक को ही लेते हो, उसको इस तरीके से घुमाते हो ना, है ना। इसमें हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल अपने एक एक पार्ट को एक्सिस मान रहा है और दूसरे पार्ट को ऐसे घुमा रहा है, हाँ, या ऐसे ऐसे भी तो कंसीडर कर सकते हैं, एग्जैक्टली ऐसे भी तो कंसीडर हो सकता है। रोटेशन में क्या लेते हैं हम लोग, एक को एक्सिस मान के घूम रहा है, ऐसे ही कंसीडर करते हैं ना रोटेशन में। अच्छा क्लास सुनो, साइकिल चलते हुए देखिए, हाँ हाँ, तो ऐसे बोल, रोलिंग पढ़ा है, रोलिंग, रोलिंग सुना, रोलिंग सुना है ना, रोलिंग तो सुना है ना। इसमें क्या हो रहा है, ये जो व्हील है, ये साइकिल का आपका व्हील है, ये आप जब साइकिल चल रही तो ये आगे की तरफ भी बढ़ रहा है, यानी ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है ना। और इसको अगर एक्सिस मान लो तो अपनी जगह पे ऐसे भी घूम रहा है, घूम रहा है ना। रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल दोनों को मिला के कौन सा मोशन बोलते हैं, रोलिंग। फिजिक्स में ये सब पढ़ते हो, ऐसे कर रहे हो, मुझे देख रहे हो ऐसे, रोलिंग बताया होगा सर ने, रोलिंग तो मैकेनिक्स में स्पेशल केस है। अरे क्लास इधर देखो, क्लास परी, अगर यहाँ से बॉल आपने डाल दी, बॉल अगर गिरा दी यहाँ से, तो बॉल क्या करेगी, बॉल आगे भी बढ़ रही है, ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है, और अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है। तो ये समझ में आता है, रोटेशन और ट्रांसलेशन, ये दो चीज समझ आ गई। अब तीसरा जो मोशन है, तीसरा जो कंसीडर करना है हमें, वो कौन सा कंसीडर करना है, एफ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लेते हैं, वो ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेटरी लेते हैं। एफ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने जो वैल्यू निकाली है 3, 5 एंड 6, वो 3, 5, 6 हमने किसके थ्रू निकाली है, ये दोनों कंसीडर करते हैं जब टेम्परेचर लो होता है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी मोशन के लिए
इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल मोशन। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, और इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर वाइब्रेशनल मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। ये जो मॉलिक्यूल्स में, गैस के मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन तब लेते हैं जब टेम्परेचर होता है हाई। हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल एक्सिस के अराउंड रोटेट भी करेगा, आगे भी बढ़ेगा, ट्रांसलेटरी भी करेगा, और अपनी जगह पे वाइब्रेट भी करेगा। समझ आ रही है बात? तो ये एफवी को हम हमेशा कंसीडर नहीं करेंगे। एफवी को एक्सक्लूड करके हमने एफ की जो वैल्यू निकाली थी वो हमने क्या निकाली थी? 356। उसमें वाइब्रेशनल मोशन वाला फैक्टर हमने कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, नंबर है ये, यूनिट क्या हो? एफवी हाई टेम्परेचर पे। अगर क्वेश्चन में देंगे आपको कि टेम्परेचर क्या है, हाई है, तब आप एफवी को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज आपको वैल्यू क्या लेनी है? 356 याद रखना है, 356। पहले वाले केस में एफ टी प्लस एफ आर, टोटल एफ की वैल्यू क्या आई थी? 3 आई थी। दूसरे वाले में एफ टी प्लस एफ आर की वैल्यू क्या आती है? 5। तीसरे वाले केस में एफ टी प्लस एफ आर की वैल्यू क्या आती है? 6। इन 3 केसेस से ही अपनी बात बन जाएगी। अब आप बोलोगे अगर वाइब्रेशनल भी दे दिया एडवांस वगैरह के क्वेश्चन में तो क्या करेंगे? तो उसके लिए एक चार्ट हम लोग याद रखेंगे, वो चार्ट बनवा देते हैं। ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन अब क्लियर हुआ क्या होता है? 3+5 क्यों करेंगे? अभी निकाल के बताते हैं। ये नोट कर लिया? चार्ट नोट कर लो। वैसे आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है, आपको जरूरत कितने की पड़ेगी? 356। पर फिर भी इस चीज से चैप्टर की बहुत सारी चीजें रिलेट होंगी, इसलिए सबके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होने चाहिए? आपको याद होने चाहिए। बहुत सारी चीजें इससे रिलेट होंगी। यहाँ पे एफ टी है, यहाँ पे एफ आर है, यहाँ पे एफ वी। सबसे पहला केस है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक एग्जाम्पल क्या लिया था हमने? हीलियम। इसके लिए ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं 3। रोटेशन इसमें कंसीडर नहीं होता, रोटेशन करता नहीं है, 0। वाइब्रेशन भी इसमें लेते हैं हम लोग, 0। अगर इन तीनों को ऐड करोगे 3 + 0 + 0 तो दैट इज इक्वल टू होता है कैपिटल एन। एन क्या होता है देखो? नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, यानी एटॉमिसिटी हो गया। एटॉमिसिटी जानते हैं ना? n is equal to this ft plus fr plus fv कर लिया। 3 + 0 + 0 is equal to। इसका मतलब अगर गैस मोनो एटॉमिक है तो भी वहां पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या होगा? 0। उसमें वाइब्रेशन कंसीडर ही नहीं करते हैं, रोटेशनल कंसीडर ही नहीं करते हैं, कोई एक्सिस ही नहीं मिलेगी, सिंगल एटम है। कौन सी
लेंगे हम लोग केवल ट्रांसलेट 3। एग्जाम्पल है हीलियम। दूसरा है डाइटोमिक, एग्जाम्पल मान लो O2, या इसी के साथ साथ हो सकता है लीनियर पॉलीएटॉमिक। इसमें CO2 एग्जाम्पल हो सकता है आपका। इसमें ट्रांसलेटरी कंसीडर होता है 3 डायरेक्शन में ये ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है। रोटेशनल कंसीडर होता है 2, एक बार एक को एक्सिस मान के घुमा दिया, एक बार दूसरे को एक्सिस मान के घुमा दिया, 2 एटम्स हैं तो। और FV यहाँ पे आता है, FV की वैल्यू आती है यहाँ पे 3n-5। FV की वैल्यू कितनी है वाइब्रेशनल की? 3n-5। मान लो डायटोमिक है तो ये वैल्यू क्या आएगी? डायटोमिक है अगर तो 2 हो गया एटम, तो वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। देख रहे हो? अकॉर्डिंगली देखनी पड़ेगी। अगर ये O2 के लिए हमने ले लिया तो ये वैल्यू 3 × 2 6, 6 - 5 = 1, यानी कि FV की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, तो अगर इस केस में तीनों को कंसीडर करोगे, जैसे यहाँ पे हमने तीनों को कंसीडर किया तो वैल्यू कितनी आई थी? 3 आएगी। अगर इस केस में तीनों को कंसीडर करोगे तो क्या आएगा? 3 + 2 + 1। अगर वाइब्रेशनल को भी कंसीडर कर लिया तो कितना आ जाएगा वैल्यू? 6, अगर वाइब्रेशन को कंसीडर कर रहे हो तो। हाँ बोलो क्या? CO2 में 5 कैसे होगा? CO2 अगर लोगे तो यहाँ पे एटम्स कितने हो जाएंगे? 3 एटम्स हो जाएंगे, तो ये 9 बन जाएगा। 9 - 5 कितना आएगा? 4 आ जाएगा ना। तो वाइब्रेशनल कितना आ गया? 4, और ये कितना था? 3 + 2, तो ज्यादा हो जाएगी वैल्यू। बोलो बोलो बोलो, कुछ गड़बड़ है कैलकुलेशन? वेदांश बोलो। N है नंबर ऑफ एटम, कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ एटम। ये वाइब्रेशनल के लिए फॉर्मूला है FV = 3n-5। तो अगर हाई टेम्परेचर नहीं है, वाइब्रेशनल नहीं है, जो आपको मिलेगा ज्यादातर क्वेश्चंस में, तो आपको कंसीडर करना है इस केस में 3, इस केस में 3 + 2 5, 356 इसीलिए वर्ड बोला है आपको। और तीसरा केस कौन सा है? नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक, इसमें ये भी 3 होता है, ये भी 3 है, अगर SO2 का केस है तो क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे था 3n-5, यहाँ पे हो जाएगा 3n-6, 3n-6। सपोज SO2 का केस है तो क्या वैल्यू बनेगी? SO2 के केस में क्या वैल्यू बनेगी? 9 - 6, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 3 आ जाएगी, है ना? तो भी उसमें भी वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पे 3 ले लोगे ना तो वैल्यू बढ़ जाएगी ना, ट्राइटोमिक कर दोगे तो 9 - 5 कितना आ गया? 4। वाइब्रेशनल कितने बन जाएंगे उसके? 4। हाँ टोटल 9 आएगी ना। ये 6 तो इतने के लिए है, बस इतने के लिए। 356 यहाँ तक के लिए नंबर है ये,
ये वाला, ये 3, 5, 6 कितने के लिए है? जब इसको एक्सक्लूड कर रहे हो, जब इसको ले ही नहीं रहे हो तो वैल्यू क्या आ रही है? 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 356 वैल्यू किसके लिए है? जब हाई टेम्परेचर, या आपको क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ है कि वाइब्रेशनल मोशन को कंसीडर करना है, क्वेश्चन में अगर लिख दिया वाइब्रेशनल मोशन को कंसीडर करना है तो आपको वाइब्रेशनल वाले को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, 356 एक वो है याद करने के लिए, आपको कैसे याद रखना है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक या लीनियर पॉलीएटॉमिक और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक, 3, 5, 6। ठीक है, वैल्यू कहाँ पे काम आएगी इसकी, कहाँ पे काम आने वाली है, किस में काम आने वाली है? डेल्टा यू के फॉर्मूला में डेल्टा यू इज इक्वल टू F/2 NR डेल्टा टी। एफ की वैल्यू अगर मोनोएटॉमिक है तो 3 रख दो, डायटॉमिक लीनियर है तो क्या रख दो, लीनियर पॉलीएटॉमिक है तो 5 रख दो, अगर आपका नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग डेल्टा यू की वैल्यू चलेगी। ठीक है, याद रख लेंगे। ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, 356 से आपका काम बन जाए, 356 से आपका काम क्या होगा, बन जाए। अब देखो, हमने कंसीडर किया था आइडियल गैस के लिए, हम कंसीडर किसके लिए कर रहे हैं, हमारे केसेस किसके लिए हैं, आइडियल गैस के लिए हैं। तो आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू क्या आई थी, F/2 NR डेल्टा टी। आइडियल गैस के लिए ये जो U है, इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। U डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हाँ, U डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। दूसरी चीज, U इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब समझते हैं, जिसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, स्टेट फंक्शन है। थर्ड पॉइंट लिखिए, F इंटू टी, ये मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं ना, ये F और फंक्शन, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, नहीं 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 नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं, F और फंक्शन। यहाँ पे F क्या है, फंक्शन कुछ बोलते हैं ना, आपका मैथ्स में मुझे ज्यादा पता नहीं है, मतलब इसका सेट यही है, किसी चीज को किसी का फंक्शन लिख दिया तो मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तीसरा पॉइंट लिखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास के ऊपर डिपेंड करेगी। हाँ, इंटेंसिव डिपेंड करती है ना, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट होती है, एक्सटेंसिव डिपेंड करेगी। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, ये बोला था। हाँ, अमाउंट ऑफ चल, मान लो अगर कोई सिस्टम ए से बी पे जा रहा है, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी अगर आपको चेंज लिखना है तो UB - UA लिखो।
ठीक है, इस केस में इंटरनल एनर्जी चेंज क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कहाँ पे जा रहा है, बी पे जा रहा है, यूबी माइनस यूए लिखेंगे। अगर मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या कर दिया मैंने, रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो यहाँ पे डेल्टा यू कैसे लिखेंगे, यू प्रोडक्ट माइनस यू रिएक्टेंट। अब धीरे धीरे हम लोग कहाँ पे आएंगे, धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन पे आएंगे ना। कहाँ आएंगे, क्या बोला इन्होंने, नोट हो गया, पांचों पॉइंट नोट हो गए। हाँ, अगर साइक्लिक प्रोसेस की बात करो, अगल बगल वाले से देखो, अगर साइक्लिक प्रोसेस की बात करो तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, मान लो ए से सिस्टम चला बी पे, बी से सी पे गया, फिर डी से फिर ए पे चला आएगा ना, यही तो होता है। जो इनिशियल है वही फाइनल है, जो इनिशियल है वही फाइनल है। तो साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा याद रखेंगे डेल्टा यू जीरो। हाँ, इसी के लिए क्लोज वाले, क्लोज साइकिल के इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी क्या, सेम हो गया ना, बोल तो रही, स्टेट फंक्शन अदर में देखेंगे ना, इसमें थोड़ी देखेंगे। और डेल्टा यू देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने की कोशिश कर, ये कह रहे हैं कि अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो ही है तो फिर यहाँ पे स्टेट फंक्शन टर्म का क्या मतलब, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रही है ना, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट इस केस में क्या हो गई, दोनों सेम ही हो गई। इतनी बात क्लियर हुई इंटरनल एनर्जी के बारे में। एक इंस्ट्रूमेंट है बॉम्ब कैलोरीमीटर, इससे निकालते हैं हम लोग यू का कैलकुलेशन, डेल्टा यू का, बेसिकली यू का नहीं, किसके लिए यूज किया जाता है ये, डेल्टा यू कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं इसको। फॉर्मूला लिख लीजिए, इसमें क्या फॉर्मूला लेते हैं हम लोग, डेल्टा यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी एम डब्ल्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल है। हाँ, कहाँ, नहीं नहीं, स्पेसिफिक हीट सी है, इस स्पेसिफिक हीट तो एस से लेते हैं ना, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर, एमडब्ल्यू है मोलर मास, जो गैस ले रखी है आपने उसका मोलर मास, डेल्टा टी पता ही है आपको, चेंज इन टेम्परेचर, एम हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन, कितना सब्सटेंस आपने लिया है, मोलर मास है ना, अरे अरे
CO2 को 5 ग्राम लिया है तो CO2 का मोलर मास 5 ग्राम थोड़ी हो जाएगा। समझ गई बात? वो तो उसका गिवन मास है ना। बात कुछ समझ में आई? पक्का? अब चलो अलग अलग प्रोसेस के लिए थोड़ा सा बात करते हैं। इधर उधर की बातें हो गई, अब कहाँ पे आ जाते हैं हम लोग? मुद्दे की बात। जल्दी से करो इसको तो फिर। M is the given mass. हाँ, गिवन मास है। M अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन, स्मॉल m। सब्सटेंस कितना अमाउंट लिया आपने? MW है आपका मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। मान लो CO2 गैस ली हमने। हाँ, C इंटू डेल्टा T इंटू मोलर मास है। नंबर ऑफ मोल्स क्यों लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स लिखना है तो इसको लिखोगे ना M, और इसको नीचे लाओ, नीचे नंबर ऑफ मोल्स। Yes. इसको नीचे लाओ तब मोलर मास बनेगा। गिवन मास वही मोलर मास होता है। समझ गए? हम तो ये C delta T by N हो जाएगा ना। हाँ, C डेल्टा T बाई N हो जाएगा। गार्गी थोड़ा धीरे बोलो, बहुत तेज आवाज आ रही है यहाँ पर। ये जो लोग इसके नीचे बैठे हैं सिस्टम के नीचे, उनकी हालत खराब है। चल, अब कहाँ पे आ जाए अपन? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरो लॉ करवाया आपको? जीरो नहीं करवाया? चिल्ला क्यों नहीं? फर्स्ट लॉ, चलो फर्स्ट लॉ कर लो फिर जीरो कर। जीरो में कुछ है नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करते हैं। असली अभी स्टार्ट हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है। एनर्जी ऑफ सिस्टम, और ये कह सकते हो एनर्जी सिस्टम ना बोलो, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कंजर्व। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कंजर्व। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी मास नहीं, कंजर्वेशन ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, सिस्टम हटा दो, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स कर दो। सिस्टम हटा दीजिए। चलिए, कितनी बातें करते हो समझते। फॉर्मूला अगर लिखे, फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म निकाला गया है। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। ये फर्स्ट लॉ का क्या निकाला गया है? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। W इज वर्क, हीट, कैपिटल क्यों लिख लो, कंफ्यूज हो रहा तो। चार्ज से कंफ्यूज हो रहा है, कैपिटल क्यों लिख लेना। हीट, वर्क डन। फटाफट नोट करें, आगे भी बात करनी है। डेल्टा यू हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर हीट कहीं पे चेंज हो रही है, कहीं पे कोई वर्क डन हो रहा है, कहीं पे कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो ये सब एक दूसरे में क्या होते हैं? एक्सचेंज होते रहते हैं। मतलब जैसे मान लो सपोज हमने बोला किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हमने 500 जूल इंक्रीज करी। क्या करी? 500 जूल इंक्रीज करी, मतलब डेल्टा यू क्या हो गया? प्लस 500 हो जाएगा। इंक्रीज मतलब प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है, प्लस 500 हो जाएगा। तो ये जो प्लस 500 होगा टोटल, ये कहाँ कहाँ पे यूज होगा? वो हीट में यूज होगा और कहाँ पे यूज होगा? वर्क में यूज होगा। दो जगह पे वो क्या होगा? डेल्टा यू वहां पे चेंज होगा। अगर मान लो हमने बोला किसी सिस्टम का डेल्टा यू 0 है, किसी सिस्टम का डेल्टा यू 0 है और हमने उस सिस्टम को 500 जूल हीट सप्लाई करी, तो 500 जूल अगर हीट उसको सप्लाई करोगे तो वो हीट कहाँ जाएगी? किस फॉर्म में? अगर डेल्टा यू को 0 कर दो तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। हाँ, यानी कि वो हीट कहाँ पे जाएगी? वर्क के फॉर्मेट में जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि हीट का, एनर्जी का कहीं पे भी लॉस नहीं होगा, वो एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में चेंज होती रहेगी। एनर्जी का एक्सचेंज जब भी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है उसको हम लोग हमेशा हीट बोलते हैं। अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो उसको हम हमेशा क्या कहते हैं? हीट कहते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। लेकिन बाकी अगर किसी भी रीजन से एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वर्क डन कह सकते हैं। उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वर्क डन। ठीक है। वर्क डन में भी कई तरीके के वर्क डन की बात होती है। जैसे मान लो सपोज हम लोगों ने एक कोई सिस्टम ले लिया है ना, और उसमें हमने 5 लीटर गैस ले रखी है और उसको हम गर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसको गर्म करने के कई तरीके, कई ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास। मान लीजिए उसमें हमने इलेक्ट्रोड वगैरह लगा दिया उसके अंदर और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमने उसको हीटअप किया, उसमें हीट एनर्जी दी, तो इसका मतलब वहां पे जो वर्क हमने करा उसको हमने किया इलेक्ट्रॉनिक वर्क। ठीक है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको किसी हॉट सरफेस पे रख दें, मतलब गैस पे रख दिया मान लीजिए, वहां से हम हीट दे रहे हैं उसको, है ना, तो वो जो वर्क हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? हीट की वजह से हो रहा है ना। ऐसा भी हो सकता है कि और कोई तरीका हो सकता है वर्क करने का। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी सिलेंडर में गैस भरी हुई है, उसका टेम्परेचर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या किया हमने? उसको टेम्परेचर उसका बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? सडनली उसको कंप्रेस कर दिया। तो अगर सडनली कंप्रेस करोगे तो चीजों का टेम्परेचर एकदम से क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। अगर किसी चीज को सडनली एक्सपेंशन कर दो, किसी चीज का सडनली एक्सपेंशन कर दो, तो सडनली एक्सपेंशन पे क्या होता है? उसका टेम्परेचर उस सिस्टम का डाउन हो जाता है। सडन अगर एक्सपेंशन होगा तो सिस्टम का टेम्परेचर डाउन होगा। सडन अगर आपका कंप्रेशन करोगे तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब गैस गर्म भी हो सकती है। तो एक प्रोसेस था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉनिक वर्क करके, एक में हमने जिसमें हमने प्रेशर लगाया, उसमें हम बोलेंगे हमने गैस के ऊपर मैकेनिकल वर्क किया। किस तरीके का वर्क किया? उसमें मैकेनिकल वर्क किया। तो सारे के सारे जो प्रोसेस हैं उसमें एनर्जी का लेना देना हो रहा है, लेकिन सारा जो फॉर्मेट होगा वो कौन सा फॉर्मेट होगा? 3 ही फॉर्मेट होंगे, डेल्टा यू, क्यू या डब्ल्यू। इसी फॉर्म में एनर्जी एक दूसरे में एक्सचेंज होती रहेगी। एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कंजर्व रहती है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ये नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बात करें। मैकेनिकल एनर्जी में, हाँ 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 हो जाएगा।
उसमें जो आप हीट क्रिएट कर रहे हो उसको तो हीट कह दिया आपने, है ना, लेकिन उसके थ्रू अगर कहीं पे आपने कोई मोटर वगैरह लगा के कोई वर्क कर रहे हो तो अब वो आगे जो फॉर्मेट है वो मैकेनिकल वर्क में हो जाएगा। नोट कर लो, कर लिया है? अच्छा, ये नोट कर लिया था आपने? तो वर्क के डिफरेंट फॉर्मेट समझ गए, इसका एक्सेप्शन नोट कर लीजिए। मतलब हर जगह ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, मैक्सिमम केसेस में कंजर्व रहती है, जहां पे नहीं रहेगी उसको एक्सेप्शन बोल देंगे। तो एक्सेप्शन क्या है? जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस की अगर बात करो, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि मास जो होता है, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, मान लो दो न्यूक्लियर सब्सटेंस लिए हमने, उनका आपस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो रिएक्शन के बाद मान लीजिए वो टोटल उनका अमाउंट था 10 ग्राम और उनसे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती थी 500 जूल की। ठीक, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन, उनके न्यूक्लियस में आपस में रिएक्शन हुआ, न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, तो उसके थ्रू क्या हुआ कि कुछ मास भी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हमने एस्टिमेट तो किया था कि उसकी एनर्जी कितनी थी, 500 जूल आनी चाहिए थी, लेकिन उससे ज्यादा आ गई। क्यों? क्योंकि कुछ मास जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। वहां पे हम लोग ये वाला इक्वेशन लगाते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन बोलते हैं, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये आ जाता है पिक्चर में। जब मास कन्वर्ट होने लगता है एनर्जी में तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, नहीं रहेगी, तो क्या हो गया, ये एक्सेप्शन हो गया ना। हाँ, मास का फॉर्मेट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया ना, लेकिन जितना एस्टिमेट हम एनर्जी कर रहे थे उतनी नहीं रहेगी, अब बढ़ जाएगी। कुछ मास कन्वर्ट हो गया ना एनर्जी के फॉर्म। न्यूक्लियर में होता है। नहीं नहीं नहीं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं कितना मास कितना, वो कैलकुलेशन तो है प्रॉपर, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत नहीं आएगा वो। कौन बोल रहा है, एक मिनट। जनरली पॉसिबल नहीं। हो गया, अब कुछ केसेस लिख लो इसके, छोटे छोटे केसेस हैं। मान लो आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बनेगा, ध्यान से देखो बच्चों, बोर्ड पे देखो। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी 0 हो जाएगा, तो डेल्टा यू भी 0 होगा। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा यू 0 होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था। फिजिक्स में कंफ्यूज नहीं होगा, फिजिक्स में यहाँ पे क्यू माइनस डब्ल्यू होता है ना, क्यू प्लस डब्ल्यू है। तो डेल्टा यू 0 हो गया तो क्यू क्या आ गया आपका, अब अगर मान लीजिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए आप हीट देते हो तो क्या होगा, दाता प्रभु, मैं कह रही हूँ टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है पहली कंडीशन। जैसे अपना अगर डेल्टा टी 0 करते तो हम हीट 0 हो जाएगी, तो ऐसे डेल्टा डेल्टा यू 0 होगा, ये समझा क्यों होगा ना, क्योंकि ऐसे डेल्टा टी वो यहाँ पे नहीं लगा, वो बताते हैं कहाँ पे लगाना है, इसमें मत लगाओ। यू 0 क्यों हो रहा है, टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर चेंज करोगे तभी यू चेंज होगा।
टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा यू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो होगी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर जीरो है, टेम्परेचर अगर सिस्टम का कांस्टेंट है, आप उस प्रोसेस में अगर हीट दे रहे हो, वर्क क्या आ गया, माइनस डब्ल्यू आ गया। माइनस डब्ल्यू आने का क्या मतलब है बता दो, जल्दी से बताया था आपको, वो तो मैंने पहले ही लिख दिया है। एनर्जी क्यू पॉजिटिव बोला है, यानी हम हीट को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। वर्क डन में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। ये सिस्टम है, बोर्ड पे देखो भाई, आपस में बातें मत करो। ये आपका सिस्टम है, ये क्या कर दिया हमने, ये आपका सिस्टम है मान लीजिए, ठीक है। इसमें हमने बोला कि डेल्टा यू क्या है, जीरो है। डेल्टा यू अगर जीरो है तो आप इस सिस्टम को अगर हीट दे रहे हो, हीट दोगे, और आप बोल रहे हो कि टेम्परेचर को बदलना नहीं है, प्रोसेस क्या है, आइसो, प्रोसेस को हम रखना चाहते हैं आइसोथर्मल। अब बाहर से तो हीट सप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा, और हम क्या कंडीशन रखना चाहते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं। तो गैस क्या होगी, फैलेगी, एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन के थ्रू क्या होता है, अभी अभी बताया था, एक्सपेंशन होता है तो कूलिंग होती है। तो जो ये हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता, उसको मेंटेन करने के लिए एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन जब गैस का होता है तो हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द सिस्टम। इसीलिए ये वैल्यू क्या आ रही है डब्ल्यू की, नेगेटिव। यही पूछ रही थी मैं आपसे, वर्क डन बाय द गैस होगा, ये पूछ रही थी, एक्सपेंशन होगा। हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो वर्क डन बाय द गैस हो जाएगा। क्लियर है, अब दूसरा केस ले लो। अगर Q जीरो करना चाहते हो, एडियाबेटिक प्रोसेस बनाना चाहते हो, बाहर से इंसुलेशन लगा दिया, हीट वीट नहीं निकल रही है, ना आ रही है ना जा रही है, Q जीरो कर दिया, तब क्या सीन बनेगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू, मतलब सिस्टम जितना वर्क करेगा या सिस्टम पर जितना वर्क होगा वो सब क्या करवाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा उससे, वर्क किस में कन्वर्ट होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मान लो हमने बोला सिस्टम के ऊपर हमने वर्क किया 50 जूल का, तो एनर्जी में चेंज कितना आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी, 50 जूल से इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि प्लस 50 आएगा। अगर हमने बोला वर्क डन कितना कर रहे हैं, 50 जूल ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर 50 जूल हमने वर्क किया, तो डेल्टा यू क्या होगी, डेल्टा यू 50 आ जाएगी। पॉजिटिव डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव डेल्टा यू का मतलब है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। ये छोटे छोटे पॉइंट है बिल्कुल, इनसे असर्शन रीजन आते हैं, दिमाग खराब हो जाता है वहां पे। फिर पॉजिटिव यू का क्या मतलब है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, ज्यादा है, और इनिशियल कम है। यहाँ पे प्लस ही आई ना, अगर जूल वर्क पॉजिटिव है तो यू भी क्या आ गया, पॉजिटिव। और क्या केस बन सकता है, वर्क जीरो कर दे क्या,
अरे ये सिस्टम जो लगाया था ना, ये इसी का लगा दिया था। बाहर से इंसुलेशन कर दो तो हीट बाहर नहीं जा रही है। हाँ हाँ, तीसरा केस लिख लो इसी में, फर्स्ट लॉ में। 2 केस हो गए, तीसरा है लास्ट। थर्ड केस, अगर प्रोसेस कर दें आइसोकोरिक, वॉल्यूम सेम, आइसोकोरिक है तो डीवी 0 होगा, या डेल्टा वी कह दो तो वो 0 होगा, है ना। और ऑक्टेन को हम लोग क्या लेते हैं, यही तो लेते हैं वर्क डन को। ये 0 हो गया तो वर्क डन क्या आ गया, 0 आइसोकोरिक में। तो फॉर्मेट क्या बनने वाला है, जो हीट दोगे वो किसको इंक्रीज कराएगी, एनर्जी को इंक्रीज कराएगी। हाँ हाँ, अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव है, हीट दे रहे हो तो इंक्रीज होगी। अगर सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है तो क्या होगा, इफ Q इज पॉजिटिव तो U विल इंक्रीज, है ना। U बढ़ रहा है क्योंकि डेल्टा U भी पॉजिटिव आ रहा है। और अगर Q नेगेटिव है, Q नेगेटिव का मतलब तो जानते ही हो ना, U विल डिक्रीज। Q नेगेटिव का मतलब होता है हीट सिस्टम से बाहर निकल रही है, पॉजिटिव का मतलब सिस्टम को दे रहे हो। तीनों चारों केस बन गए। आइसोबारिक में क्या बनेगा, कुछ नहीं, वर्क क्यों 0 होगा, हाँ फ्रेश। आइसोबारिक में दोनों टर्म जिंदा रहेंगे हमारे, कोई टर्म नहीं मरेगा, हाँ। आइसोबारिक के लिए लिख लो सीधे फॉर्मूला, कोई चीज 0 नहीं होगी। क्या हो गया, हो गया। टाइम आपका कब तक का है, ऑफिशियल टाइम आपका 7 o'clock है ना। नेक्स्ट क्लास होने वाली नहीं है, 2-4 क्वेश्चन करो फर्स्ट लॉ के, फिर जाएंगे। ऐसे नहीं करेंगे, हाँ। तुम्हारे बोलने से मैं थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो अपने हिसाब से काम कर रही हूँ। आइसोबारिक में क्या होगा, आइसोबारिक में तो कोई चीज चेंज होने वाली है नहीं, तो यही फॉर्मूला रहेगा, है ना। थोड़े से सवाल वाल कर लेते हैं। बोर हो रहे हो क्या आप लोग, अच्छा नहीं लग रहा है चैप्टर, अब मजा नहीं आ रहा है। नाम अच्छा है तो चैप्टर अच्छा होगा। चलो सवाल कर लो, सस्ता सुंदर टिकाऊ, सस्ता सुंदर टिकाऊ सवाल करो। चलो। सब लोग करेंगे। 2.8 ग्राम नाइट्रोजन, बादल, सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए। आपका, आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो आजकल। 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस at 300 Kelvin temperature, at 300 Kelvin temperature, 20 atm pressure, 20 atm प्रेशर को पी लिख दिया है मैंने,
was allowed to expand isothermal expansion है against a constant external pressure of 1 atm, against a constant external pressure of 1 atm. Calculate delta U, Q, W, तीनों चीजें निकाल for the gas. आर की वैल्यू ले लेंगे लीटर एटीएम वाली, आर की वैल्यू ये लेंगे, क्या डेल्टा यू 0 था है, इनटू डायटोमिक हो गई, लीनियर हो गई ना, लीनियर मानेंगे। हाँ वॉल्यूम चाहिए, क्या आया क्यू 300 तो नहीं आ रहा है, कहाँ मैंने कहा 300 हीट दिए, केल्विन टेम्परेचर है वो, वॉल्यूम नहीं दिए हुए ना, क्लास सुनो, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे, पहले एक बार V1 निकालेंगे फिर एक बार V2 निकालेंगे, समृद्धि सवाल पे ध्यान दो, बहुत बातें कर रहे हो। P1 इज इक्वल टू NRT लगाएंगे, फिर P2 इज इक्वल टू NRT, दो प्रेशर दिए ना तो दो वॉल्यूम आ जाएंगे, V1 V2, ये वाला नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने बोल दिया ना अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, जब कांस्टेंट प्रेशर बोल देते हैं तो इरिवर्सिबल हो जाता है। लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, V1 आ गया, V1 कितने आ गए, V1 V2 का रेशियो क्यों ले रहे हो,
क्या सही कह रहा है? तो अगर रेशियो रेशियो लेना है तो P1 P2 भी ले सकते हो सीधे, फिर V1 V2 लेने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, ये कह रहे हैं ना V1 V2 क्यों निकालना है फिर? P1 P2 का भी तो फॉर्मेट है उसमें। मैम मेरा कुछ 2.2 देखो क्वेश्चन में अगर कभी भी लिखा हुआ है ना ये चीज, ये ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन में लिखा अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कहीं पे भी लिखा है, तो ये प्रोसेस हमेशा कंसीडर होता है इर्रिवर्सिबल। ये इर्रिवर्सिबल की पहचान है। तो यानी कि हमें फॉर्मूला तो वही लगाना है, कौन सा? P एक्सटर्नल डेल्टा V, यही लगाना है वर्क डन का। हाँ तो करो ना, हम कहाँ कह रहे हैं कुछ। ये लगाओ, P1 V1 इज इक्वल टू nRT लगा दो, और P2 V2 इज इक्वल टू nRT लगा दो। मोल्स तो सेम ही है गैस के, है ना? यहाँ से V1 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा? V2। मोल्स पता ही है, मोल्स पता है ना? मोल्स कितना है? 2.8 डिवाइडेड बाय 28 कर दें, ये ग्राम है। आर को आर ही रख दो, टेम्परेचर को 300 दिया हुआ है ना। P1 कितना है पहले केस में? 20 है कि 10 है? 28 ही है। तो ये कितना आ गया? अरे चुप रहो, मैम ने कह दिया चुप रहो, क्या फायदा हुआ, है ना? 3/2 आर आ गया। V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इसी तरीके से आ जाएगा। अब की बार कितना प्रेशर था? 1 ही था, तो कितना बना? 30 आर आ गया, है ना? यही था ना? मोल निकाले ना हमने, एन तो निकालेंगे ना, मोल तो निकालेंगे ना, ग्राम दिया था ना। तो V2 माइनस V1 क्या आ गया? 30 आर माइनस 3/2 आर, तो कितना आ जाएगा? 30 में से 1.5 आर घटा दिए तो कितना आ गया? 28.5, है ना? 28.5 आर, ये डेल्टा भी आ गया। अब P एक्सटर्नल क्या लगाओगे? लास्ट वाला जो दे रखा है ना, P एक्सटर्नल क्या लगाएंगे? एक्सपेंशन हो रहा है आइसोथर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर 1 atm, ये लगाना है हमें। तो इससे हमें हमारे पास क्या आएगा? इससे हमारे पास क्या आएगा? निकालो डेल्टा W। आप क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? हाँ वही W। मैम 2.28 आ रहा है। ये हो गया। आर की वैल्यू रख दें, आर की वैल्यू लीटर एटीएम वाली रख देते हैं। वर्क आ गया, वर्क किस में आया? लीटर एटीएम में ही आया। हमने वही वाली यूनिट ली है ना, तो जूल में कन्वर्ट करना था तो क्या बताया था? 103 बताया था, 103.1। यहाँ पे वर्क डन इन्होंने निकाला है जूल में, जूल में आया इनका जो भी वैल्यू है 236.95 जूल में निकाला इन्होंने। वर्क आ गया
अब डेल्टा यू 0 था तो क्यू तो आ ही जाएगा ना, डेल्टा यू तो पता ही है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? कभी भी बोले कि अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर है तो कौन सा प्रोसेस हो जाता है? इरिवर्सिबल। ये गैस के अंदर का प्रेशर है। हाँ। लिखा है ना पहले किस प्रेशर पे गैस। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था ना, तो ये 0 है, क्यू क्या आ जाएगी? माइनस डब्ल्यू आ जाएगी, तो वैल्यू कितनी आ गई? जो भी वैल्यू थी वो आ जाएगी ना, 236.95 थी ना। तो Q और W दोनों सेम आ गए, बस साइन क्या है? ये तो पहले से ही पता था डेल्टा U 0 था, तो Q और W को क्या होना है? सेम ही होना है। कर लेंगे ऐसे सवाल पक्का? चलो एक और कर दो, PYQ कर लो एक, बस लास्ट है, खुश हो जाओ। फर्स्ट लॉ पे एक PYQ भी तो करो। थ्योरी के कॉन्सेप्ट आने भी जरूरी है और क्वेश्चन सॉल्व होने भी जरूरी है। सिलेक्शन कैसे होता है? क्या कौन बोल रहा है? बहुत ही सुंदर सवाल बनाया इन्होंने, देखो। कैलकुलेशन वाला सवाल नहीं है, कैसा सवाल है? परी कहाँ ध्यान है? एडियाबेटिक है पहला, डायाथर्मिक वॉल्स बताया था जिसमें हीट ट्रांसफर हो सकता है। सिस्टम ए एंड सिस्टम, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन सुनो। What happens when methane undergo combustion in system A and system B? एक बार मीथेन को जलाते हैं इसमें सिस्टम ए में, और एक बार मीथेन का कंबशन कर रहे हैं सिस्टम बी में, क्या होगा? इसके ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शंस में बताती हूँ। ऑप्शन सुनिए ध्यान से। पहला ऑप्शन है सिस्टम ए सिस्टम बी में, पहले ऑप्शन में दिया है सिस्टम ए में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, सिस्टम बी में दिया है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। फिर बी ऑप्शन में दिया है सिस्टम ए में टेम्परेचर रिमेन्स सेम, और बी में दिया है टेम्परेचर राइजेस। यहाँ पे सेम, यहाँ पे टेम्परेचर राइजेस है ना, बी ऑप्शन है। यहाँ पे क्या था? सेम रहेगा टेम्परेचर, ये राइस था और यहाँ पे सेम था, है ना? ऐसे ऑप्शन बनाए, इसमें बताना है आपको, करेक्ट बताना है, और ऐसे ही बनाया टेम्परेचर फॉल्स, और ऐसे करके बनाया ऑप्शन। हाँ, क्या होगा? ए होगा। क्यों? उसमें रिलीज हो रही है तो
हम ए हो गए। ए का मतलब टेम्परेचर राइज करेगा पहले वाले में, इसमें ये राइज है, ए ऑप्शन में ये लिखा हुआ राइज। चौथा ऑप्शन, तीसरा चौथा भी लिख देते हैं, पूरे ऑप्शन लिख देते हैं, टेंशन क्यों करनी। यहाँ पे है टेम्परेचर फॉल्स, यहाँ पे है टेम्परेचर सेम, करेक्ट बताना है। फिर टेम्परेचर फॉल्स, टेम्परेचर राइज। जला रहे हो उसको तो हीट तो प्रोड्यूस होगी कंबशन में। हीट अगर प्रोड्यूस होगी और हीट को बाहर नहीं जाने दे रहे हो तो सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाएगी नहीं। इंसुलेटर वॉल है ना, बाहर नहीं निकल पा रही है हीट, हीट बाहर नहीं निकल रही ना, पहले सिस्टम में एडियाबेटिक है ना, तो हीट तो बाहर निकल नहीं पा रही है। हीट बाहर नहीं निकल पा रही तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, राइज होना चाहिए, तो पहला ही ऑप्शन बनता है इस हिसाब से। और दूसरे वाले में क्या रहेगा, डायाथर्मिक है तो सेम कैसे हो रहा है, डायाथर्मिक है तो सेम कैसे रह रहा है, बाहर जितनी हीट इधर जाएगी, यहाँ पे क्या है एडियाबेटिक में हीट ट्रैप हो जाएगी, है ना। हीट ट्रैप होगी तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। मीथेन को जला रहे हैं अंदर, जलाएंगे तो हीट निकलती है, कंबशन किसी भी चीज का करो तो हीट निकलती है, हीट निकल रही है और सिस्टम एडियाबेटिक है तो बाहर जा नहीं पाएगा, बाहर जाएगा नहीं तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। बहुत इजी ऑप्शंस भी बना दिए इन्होंने, टेम्परेचर राइज का केवल एक ही ऑप्शन बनाया है, जो जिसने ये पॉइंट पकड़ लिया उसका आंसर सही हो जाएगा। दूसरा है डायाथर्मिक वॉल, मतलब हीट बाहर निकल सकती है, तो यहाँ पे अगर प्रोड्यूस होगी तो हीट बाहर निकल जाएगी, है ना, तो आराम से मेंटेन कर लेगा वो। हाँ हाँ, ये मेंस का था, हाँ आपने सही बोला था। ये 23 में ही आया हुआ रिसेंट क्वेश्चन, मेंस का था मेंस। चलिए